हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद कमल। और आज से हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं क्लास 12 का भूगोल। जी हाँ, आपके लिए मैं एक कोर्स लेके आया हूँ भूगोल का, जो कि है पूरी तरीके से फ्री। ठीक है, जो बच्चे इस साल 2024 और 25 में एग्जाम देंगे उनके लिए ये वाला कोर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर भूगोल के लिए। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ये बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस भूगोल के जो भी मैं कोर्स करा रहा हूँ, जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उनको अगर आप अच्छे से समझ ले तो भूगोल आपके लिए एक सरल सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा कोर्स के बारे में जान लेते हैं कि कोर्स के बारे में क्या होगा, उसके बाद हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। आज हम चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि ये कोर्स बिल्कुल फ्री रहेगा। ठीक है, दूसरी बात, इसके जो वीडियो मिलेंगे वो आपको रोज शाम को 7 बजे मिलेंगे। ठीक है, शाम को 7 बजे आपको ये वीडियो मिला करेंगे। हालांकि शनिवार को आपको इसका वीडियो नहीं मिलेगा, लेकिन इसका जो टेस्ट होगा, पूरे वीक हमने जो पढ़ा है उसका टेस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, और लास्ट में आपको यहाँ पे इसके जो चैप्टर का जो वीडियो बनेगा वो बिल्कुल सरल भाषा में, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए आज हम शुरुआत कर रहे हैं। आज का हमारा पहला चैप्टर है और चैप्टर का नाम है मानव भूगोल। ठीक है, मानव भूगोल के बारे में हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं। तो देखिए, मानव भूगोल को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि भूगोल क्या होता है। तो देखो, भूगोल वैसे भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, ये तो आपको समझ में आ रहा है। भूगोल कितने 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो क्या है यहाँ पे भू, और एक क्या है गोल। ठीक है, भू माने क्या होता है, जमीन, बोल सकते हैं भूमि, और गोल मतलब होता है गोलाकार। ठीक है, यानी गोलाकार भूमि। तो यहाँ पे यही है भूगोल की परिभाषा। शॉर्ट में समझना है, क्योंकि हमारा जो भूगोल की परिभाषा है वो हम क्लास 11th में समझ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको एक स्टोरी क्रिएट करने के लिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए पूरी बात है, उसके लिए हम भूगोल की परिभाषा बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, देखो, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी, किसका अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी का। और पृथ्वी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, देखो, स्थल मंडल आता है। स्थल मंडल के अंदर आपको पता ही होगा क्या क्या आता है, भूमि आती है, आती है कि नहीं, पर्वत आते हैं, आते हैं। तो ये सब का अध्ययन करते हैं। जल मंडल, जल मंडल के अंदर आपको पता होगा नदियां आती हैं। ठीक है, बांध आते हैं। वायुमंडल, वायुमंडल के अंतर्गत क्या क्या आता है, देखो, वायुमंडल के अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, यानी कि वायुमंडल की जो बना है वो कौन कौन सी गैसों से मिलकर बना है। तो इन सब चीजों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो क्या होता है, भूगोल में किन चीजों का अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी पे जो जीव रह रहे हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई भूगोल की परिभाषा। अब हम बात करते हैं भूगोल की जो शाखाएं। तो भूगोल की 2 शाखाएं हैं, एक है भौतिक भूगोल और एक है मानव भूगोल। चलिए सबसे पहले हम भौतिक भूगोल के बारे में बात करते हैं। देखो, भौतिक भूगोल क्या होता है कि इस शाखा के अंतर्गत भौतिक पर्यावरण है। इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ भौतिक पर्यावरण के बारे में अध्ययन करते हैं। भौतिक पर्यावरण जैसे जल, पर्वत, वायु, महासागर, मरुस्थल, इन सब का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसमें जीवों का अध्ययन नहीं किया जाता। सिंपल सी बात यह है, जीवों का अध्ययन नहीं किया जाता। तो भौतिक भूगोल में भौतिक जो चीजें हैं, जैसे कि जल है, पर्वत है, वायु है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें मानव भूगोल की बात करें, तो मानव भूगोल के अंतर्गत क्या करते हैं हम लोग, भौतिक पर्यावरण और मानवीय क्रियाओं के बीच, यानी कि भौतिक पर्यावरण होता है और पर्यावरण में जो पर्यावरण हमारे चारों ओर का वातावरण, उसके अंदर रहते कौन है, तो उसके अंदर मानव रहता है। ठीक है, तो मानव के बीच जो संबंध है, यानी कि सीधी सीधी बात आप ये समझ लिए, प्रकृति प्रकृति और मानव के बीच में जो संबंध दिखाता है वही कहीं ना कहीं क्या है, मानव भूगोल। ठीक है, तो मानव भूगोल की परिभाषा समझ में आ गई। भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक पर्यावरण और मानवीय क्रियाओं के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। तो बस इतनी सी बात याद रखिए। अब संबंध कैसे, जैसे कि आपको पता है मनुष्य क्या है, प्रकृति पे डिपेंड करता है कि नहीं। जैसे ऑक्सीजन लेता है मनुष्य, तो कहां से लेता है, प्रकृति से लेता है। अगर मनुष्य घर बनाता है तो कहां से बनाता है, तो वो कहां से बनाएगा घर। ठीक है, तो उसे पत्थर लेना पड़ेगा, पत्थर कहां से मिलता है, प्रकृति से मिलता है। तो कहीं ना कहीं प्रकृति पर मानव कहीं ना कहीं क्या है, निर्भर है। तो इन चीजों का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत, मानव भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, बात क्लियर हो गई यहाँ पर।
मानव भूगोल की परिभाषा क्लियर हो जाएगी। मानव भूगोल को अगर आप शॉर्ट में समझोगे तो एक बार और समझ लीजिए कि भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक पर्यावरण, किसका, पर्यावरण और मानवीय क्रिया, पर्यावरण और मानवीय क्रियाओं के बीच के जो संबंध होता है उसका अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब हम बात करते हैं मानव भूगोल की जो परिभाषा है। ठीक है, तो परिभाषा हम लोग अभी समझ चुके हैं। तो भौतिक भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय जगत के बीच क्रियाओं का क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। क्लियर। जैसे उदाहरण दिया, भौतिक पर्यावरण कौन कौन होता है, जैसे जल होता है और क्या होता है, वनस्पति होते हैं। मानवीय क्रियाएं क्या होती हैं, जैसे जल, जो नदी, जल तो प्रकृति ने दिया लेकिन बांध किसने बनाए, मानव ने, तो यही क्या होगी, मानवीय क्रिया होगी। जैसे वनस्पति है, ठीक है, अब वनस्पति के अंदर तो गेहूं भी आता है, ठीक है, चावल भी आते हैं, तो ये सब क्या है, अगर हम चावल का अध्ययन करें, चावल कहाँ कहाँ पे होता है, किन किन जगहों पे होता है, तो ये क्या हो गया, क्षेत्रीय अध्ययन हो गया। ठीक है, गेहूं की बात करें, अब गेहूं तो प्रकृति ने दिया लेकिन गेहूं कौन सी मिट्टी में पैदा होगा, कौन सी मिट्टी के अंदर अच्छा पैदा होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये कौन पता करेगा, तो ये हम मानव डिसाइड करेगा। ठीक है, तो हम लोग गेहूं वहीं तो करेंगे जहां पे गेहूं की फसल हो सकती है, हर जगह तो कर नहीं सकते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रकृति और मानव में दोनों में क्या है, एक संबंध क्रिएट होता है, उसी को क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मानव भूगोल की कुछ और भी परिभाषाएं दी है, जैसे कि रेड जेल ने दी है। ठीक है, और आपको ये बात याद भी रखनी है कि मानव भूगोल का जनक, पहली बात आपको याद रखनी है, मानव भूगोल का जनक कौन है, तो याद रखना है आपको, मानव भूगोल का जनक रेड जेल को बोला जाता है। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन आएगा आपके में, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा रेड जेल को बोला जाता है। ठीक है, अब रेड जेल ने मानव भूगोल की क्या परिभाषा दी है ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो रेड जेल भाई साहब ने ये बात बोला है, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। बात वही है बिल्कुल जो हमने समझाई थी, मानव समाज और धरातल, धरातल मतलब क्या है, पर्यावरण, उनके बीच में जो संबंध है, उन दोनों के बीच में जो संबंध है उनका अध्ययन करना ही क्या है, मानव भूगोल कहलाता है। ऐसे ही एलएनसी सैंपल के अनुसार एक मानव भूगोल की परिभाषा दी गई है, वो क्या परिभाषा है, देखिए एलएनसी सैंपल ने क्या परिभाषा दी है, उनके अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, ये बोल रहे हैं कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये बोला है एलएनसी। परिवर्तनशील मतलब क्या होता है, जो आपको पता होगा पृथ्वी पर हमेशा क्या होती रहती है, क्रियाएं चेंज होती है रहती है, मानव का विकास होता रहता है, तो इस तरीके से क्या है, उनको सबका अध्ययन करना ही कहीं ना कहीं क्या होता है, उसी को मानव भूगोल कहते हैं। उसके बाद पॉल बिडाल डी ब्लॉस ने क्या बोला है, तो उन्होंने ये बोला है, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के संश्लेषित ज्ञान को ही क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहा जाता है। तो ये सब परिभाषाएं आपको क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है, और समझ में आपको आ भी गई होंगी। मानव, अगर आपको मानव भूगोल की परिभाषा क्लियर हो गई तो इन परिभाषाओं को तो आप आसानी से समझ लोगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं मानव का प्रकृतिकरण। अब देखो यहां से आपका चैप्टर शुरू होता है, पहले तो मानव भूगोल आपको समझ में आ गया, मानव भूगोल के जनक कौन है ये समझ में आ गया। अब बात कर रहे हैं हम लोग मानव का प्रकृतिकरण। अब मानव का प्रकृतिकरण क्या होता है, देखिए मानव का प्रकृतिकरण आप ये समझ लो कि यहाँ पे क्या है, प्रकृति को बताया गया है बड़ा, बस इतना सा आप बात याद रखो, प्रकृति को बड़ा बताया गया है और मानव को छोटा बताया गया है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे प्रकृति, ये बोल रहे हैं कि प्रकृति जो है वो मानव से ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, तो पहले जमाने में ऐसा होता भी था। अब मानव के प्रकृतिकरण को थोड़ा समझ लेते हैं, मानव के प्रकृतिकरण को मैं समझाऊंगा, थोड़ा आप समझिए। जैसे पहले जमाने में क्या होता था, बहुत तेज बारिश होती थी, ठीक है, अब बारिश हो रही है तो किसान क्या कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था, पानी आया बह के और सीधा कहाँ, समुद्र में जाके चला गया। तो इसमें क्या हुआ, मानव क्या कर रहा है, प्रकृति के अनुसार अपने जीवन को ढाल रहा है। ठीक है कि नहीं, यानी कि बिजली चमक रही है, ठीक है, तो उसका कोई उसके पास उपाय ही नहीं था पहले जमाने में। ठीक है, बिजली चमक रही है, किसी पे गिर गई तो वो उसकी डेथ हो गई। ठीक है कि नहीं, बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई तो पूरी फसल क्या हो गई, नष्ट हो गई। बहुत ज्यादा कोई नदी है
वहां से बाढ़ आ गई तो भी क्या हो गई, पूरी फसल नष्ट हो गई। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्रकृति एक बड़ा है, यानी प्रकृति कहीं ना कहीं मालिक बनेगी और जो मानव है वो कहीं ना कहीं क्या बन गया, उसका दास बन गया। ठीक है, यानी कि जो प्रकृति के अनुसार मनुष्य क्या है, चल रहा है। मानव के प्रकृतिकरण का समझ रहे हो, मानव क्या कर रहा है, प्रकृति के अनुसार चल रहा है, तो उसको ही बोलेंगे मानव का प्रकृतिकरण। क्लियर बात समझ में आ गई आपको कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो जब मानव अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है, ये बात ध्यान रखनी है, जब मानव अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है तो इस प्रक्रिया को ही मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं। यानी कि इंसान क्या करेगा, बेबस होता था पहले जमाने में, जब कोई उपाय नहीं थे, कोई वैज्ञानिक इतनी ज्यादा सोच अच्छी नहीं थी, मतलब इतना सोच नहीं पाता था, मानव का विकास ही नहीं हुआ था। तो उस समय पे क्या था, मानव क्या है, प्रकृति के अनुसार ही अपने आप को ढाल लेता था। ठीक है कि नहीं, पहले आपको पता है जंगलों में रहता था, अब बारिश हो रही है तो होने दो। ठीक है, तो वो उसमें क्या है, वो सिर्फ बारिश के अनुसार ही अपने शरीर को, यानी कि हो रही है, अपने जीवन को भी उसी अनुसार क्या कर लेता, ढाल लेता था। तो इसी को ही बोलेंगे मानव का प्रकृतिकरण। यानी कि मानव अगर प्रकृति के अनुसार चले, मानव अगर प्रकृति के अनुसार चलेगा तो हम बोलेंगे क्या हो गया, यहाँ पे मानव का प्रकृतिकरण हो गया। ठीक है, तो जब मानव अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है तो इस प्रक्रिया को मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं, जंगलों में किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके उस पर खेती करते थे। कुछ वर्षों के बाद उस खेत में क्या है, उपज कम हो जाती है, तो किसान उस स्थान को छोड़कर क्या है, दूसरे स्थान पर कृषि करते थे। ठीक है कि नहीं, पहले जमाने में। आज के जमाने में आपको पता है कृषि कम हो जाए, जैसे उपज कम हो जाती है तो हम क्या लेके आ जाते हैं, खाद लेके आ जाते हैं, कीटनाशक लेके आ जाते हैं कि नहीं। यानी कि अब के जमाने में अगर हम बात करें तो हम प्रकृति के अनुसार नहीं चलते, हम अपने अनुसार चलते हैं। ठीक है कि नहीं, उपज कम भी हो जाएगी ना तो भी हम कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेंगे और क्या है, वहां से खेत को अच्छा कर लेंगे। लेकिन पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था। तो पहले जमाने में क्या होता था, इंसान प्रकृति के अनुसार चलता था। ठीक है, तो इस अवस्था में मानव प्रकृति की सुनता था, उसकी प्रशंसा से भयभीत होता था। तभी तो आपने पहले जमाने में देखा तो लोग क्या है, प्रकृति की पूजा करते थे, उसका कारण यही है। ठीक है, और उसकी पूजा करता था। ठीक है, तो मानव के प्रकृतिकरण में क्या था, मानव प्रकृति के अनुसार चलता था। ठीक है, प्रकृति की सुनता था। ठीक है, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था। कहीं जैसे बोलते हैं ना, इंद्रदेव बहुत ज्यादा बारिश कर देंगे, ऐसे पहले जमाने में, और लोग डर जाते थे और पूजा बहुत ज्यादा करते थे। कहने का मतलब यह है कि इंसान प्रकृति से बहुत ज्यादा डरता था। ठीक है, और उनकी पूजा भी करता था। क्लियर, नदियों की, बांध की पूजा होती है कि नहीं, तो वो कहीं ना कहीं मानव के प्रकृतिकरण के कारण ही होती है। ठीक है, इस प्रक्रिया में मनुष्य पूर्ण रूप से प्रकृति से प्राप्त संसाधनों पर क्या करता था, निर्भर करता है। इसमें जो मनुष्य था वो पूर्ण रूप से किस पे डिपेंड था, प्रकृति से प्राप्त जो संसाधन है उन पे डिपेंड करता था। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ठीक है, आदिम समाज प्रकृति से बहुत प्रभावित थे, जिसके कारण वे पर्यावरणीय निश्चयवाद की ओर अग्रसर हुए। ठीक है, इसलिए क्या, जो आदिवासी होते हैं, आपने देखा होगा आज की डेट में भी वो कहाँ रहते हैं, आज की डेट में वो जंगलों में रहते हैं, क्योंकि उनको वही वाला जो कल्चर था ना पहले वाला, प्रकृति वाला, प्रकृति के वो क्या हो गए, उनको जो प्रकृति के अनुसार चलना उनको पसंद आ गया, इसीलिए वो क्या आदिवासी हो गए और आज तक वो जंगलों में रह रहे हैं। तो इसको ही क्या बोलते हैं, वो पर्यावरणीय निश्चयवाद की ओर क्या हो गए, अग्रसर हो गए। यानी कि अभी भी वो पर्यावरण की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, जबकि कुछ लोग अब रक्षा नहीं करते। समझ में आ गया मानव का प्रकृतिकरण क्या है? एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ, थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, देखिए जितना आप डिटेल में समझोगे, जितने आप मेरी बातों को सुनोगे, उतना आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो मानव का प्रकृतिकरण समझ में आ गया। जब मनुष्य प्रकृति के अनुसार चलने लगता है, या फिर जब मनुष्य प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं। ठीक है कि नहीं, इसमें क्या होता है, मनुष्य क्या करता है, प्रकृति की सुनता है, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता है और उसकी पूजा भी करता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया में, यानी कि मानव के प्रकृतिकरण में, जो मनुष्य होता है वो पूरी तरीके से क्या होता है, प्रकृति के जो दिए हुए संसाधन है उन पे क्या करता है, निर्भर करता है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये हो गया मानव का प्रकृतिकरण। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मानव के प्रकृतिकरण को लेकर एक विचारधारा भी आई। ठीक है, और इस विचारधारा का नाम था निश्चयवाद विचारधारा। ठीक है, निश्चय मतलब समझ गए। निश्चयवाद विचारधारा क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो देखो, निश्चयवादी विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण नियंत्रित करता है। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को।
तो मानव के प्रकृतिकरण से ये वाली विचारधारा निकली है। किससे निकली है? मानव के प्रकृतिकरण से। ये ध्यान रखना, मानव के प्रकृतिकरण से। मानव का प्रकृतिकरण समझ में आ गया कि मनुष्य क्या करता है? प्रकृति के अनुसार चलता है। तो मानव के प्रकृतिकरण के अनुसार क्या है? एक विचारधारा दी, उस विचारधारा, ये जो विचारधारा दी है उसका प्रतिपादन किया था रेडजेल ने। ठीक है, इसीलिए और इनको ही मानव भूगोल का जनक बोला जाता है। और आपका एक और क्वेश्चन बनेगा, निश्चयवादी विचारधारा के जनक कौन थे? तो आपको याद रखना है रेडजेल थे। ठीक है, निश्चयवादी विचारधारा के जनक कौन थे? रेडजेल थे। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला, तो सबसे पहले उनके कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया निश्चयवादी जो विचारधारा है वो कहां से निकली है, तो वो निकली है मानव के प्रकृतिकरण से। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पे, तो निश्चयवादी विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को कौन नियंत्रित करता है? पर्यावरण करता है, यानी कि प्रकृति करती है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, निश्चयवादी विचारधारा के अंतर्गत भौतिक कारक जैसे कि जलवायु, उच्चावच, प्राकृतिक वनस्पति आदि मानव के क्रियाकलापों और उनकी जीवन शैली को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, क्या है, मनुष्य अपनी जलवायु, जैसी जलवायु होगी, ठीक है, जैसी वनस्पति होगी, उसके अनुसार ही अपने आप को क्या करेगा? ढाल लेगा। ठीक है, अर्थात मानव का अपने आप को पर्यावरण के अंतर्गत ढाल लेना ही क्या है? निश्चयवाद कहलाता है। ये डेफिनेशन होगी। अगर दो शब्द एक लाइन में अगर हम डेफिनेशन बोल रहे हैं निश्चयवाद की, तो वही है बिल्कुल। मानव की प्रकृतिकरण ही कहीं ना कहीं निश्चयवाद की डेफिनेशन है कि मानव का अपने आप को पर्यावरण के अंतर्गत ढाल लेना क्या है? निश्चयवाद कहलाता है। क्लियर हो गया कि नहीं निश्चयवाद क्या है? इस विचारधारा के अनुसार मानव क्या है? प्रकृति का दास है। यह भी क्वेश्चन आएगा कि कौन सी विचारधारा में मानव प्रकृति का दास है, तो आपको याद रखना है निश्चयवादी विचारधारा के अनुसार मानव जो है वो प्रकृति का क्या है? दास है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको, निश्चयवादी विचारधारा समझ में आ गई। अगर आपको मानव का प्रकृतिकरण समझ में आ गया है तो निश्चयवादी विचारधारा भी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रकृति का मानवीकरण। अब देखो, पहले हमने क्या पढ़ा था? मानव का प्रकृतिकरण। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण क्या है? तो प्रकृति का मानवीकरण सिंपल सी बात यह है कि मानव ने, अब क्या होगा इसमें, अब इसमें मानव बड़ा होगा। मानव यानी कि मनुष्य क्या होगा? बड़ा होगा, और प्रकृति क्या होगी? उसमें छोटी होगी। एक तरीके से अब मानव क्या होगा? यहाँ पे मालिक बनेगा, और प्रकृति क्या बनेगी? यहाँ पे दास बनेगी। ये समझ लीजिए, पहले मनुष्य क्या था? मानव के प्रकृतिकरण में क्या था? मनुष्य जो था वो प्रकृति का क्या था? दास था। लेकिन अगर हम मानव के जब प्रकृति का मानवीकरण हुआ, क्या हुआ? मनुष्य क्या बन गया? मालिक बन गया, और प्रकृति क्या बन गई? दास बन गई। चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जैसे जैसे विकास हुआ तो मनुष्य के पास नई नई खोज करने लगे, और नई नई खोज करने लगे तो प्रकृति को क्या है? अपने अनुसार ढालने लगे। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, जैसे बहुत ज्यादा बारिश हुई, बहुत ज्यादा बारिश हुई तो पानी बहुत ज्यादा हुआ। ठीक है, अब पानी बहुत ज्यादा होगा तो आपको क्लियर सी बात है क्या आएगी? बाढ़ आएगी। ठीक है, तो पहले जमाने में तो बाढ़ को कोई रोकने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन जैसे ही प्रकृति का मानवीकरण हुआ तो उन्होंने क्या बना दिया? उसका लिए बांध बना दिया। ये लो, बांध बना लिया। ये लो भैया, बाढ़ आएगी नहीं, बोला पानी इकट्ठा कर लो बांध में, और काम क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है कि नहीं? बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, घर बना लो, ये लो, होती रहे बारिश, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है कि नहीं? मिट्टी उपजाऊ नहीं हो रही, उपजाऊपन क्या हो गया? कम हो गया है। तो क्या एक काम करते हैं, मिट्टी का उपजाऊपन कम हो गया है ना, एक काम करते हैं, बढ़िया खाद लेके आते हैं। ठीक है, मिट्टी में कीड़े पड़ रहे हैं ना, कीटनाशक, कीड़े ज्यादा पड़ रहे हैं ना फसल में, एक काम करते हैं, कीटनाशक लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? कीटनाशक। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया? प्रकृति का मानव की जो क्रियाकलाप थे उन पे से भी एक तरीके से उनका जो प्रभाव था वो कम हो गया। उसको ही बोलते हैं प्रकृति का मानवीकरण। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि मनुष्य द्वारा तकनीक की सहायता से, मनुष्य के द्वारा तकनीक की सहायता से प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेना प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है। समझ में आ गई बात आपको? यानी कि जब मनुष्य ने तकनीक की सहायता से, तकनीक मतलब आप जानते हो खोज की सहायता, जो खोज होती है कि नहीं, ठीक है, उनकी सहायता से, जो खोजें हैं उनकी सहायता से प्रकृति को जब अपने अनुसार ढाल लिया तो उसको ये क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। समझ में आ गया इसमें? ठीक है, उदाहरण देते हैं उससे और क्लियर हो जाएगा प्रकृति के मानवीकरण का। नहर और पुलों का निर्माण।
ठीक है, पहले जमाने में लोग नहर नहीं बनाते, पुल नहीं बनाते थे। ठीक है, पुलों का निर्माण महासागरों के समुद्री मार्गों के रूप में उपयोग, यानी कि समुद्र है, पहले लोग समुद्र को पार नहीं कर पाते थे। अब उन्होंने क्या किया, जो महासागर है ना उसको ही क्या बना लिया, बोले अरे ये तो रास्ता बन गया, एक ये तो बहुत बढ़िया काम हुआ। ठीक है, तो उन्होंने प्रकृति को क्या कर लिया, यूज कर लिया। प्रकृति को क्या कर लिया उन्होंने, यूज कर लिया, उसको एक रास्ता बना लिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों को यूज करना सीख लिया। पहले क्या था, वो प्रकृति को यूज करना नहीं जानते थे, प्रकृति के अनुसार चलते थे। लेकिन जैसे प्रकृति का मानवीकरण हुआ, उसमें क्या हुआ, जो मनुष्य था उसने प्रकृति को यूज करना सीख लिया कि किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, जैसे महासागरों के लिए, महासागर था ना पानी, उसको उन्होंने क्या बना लिया, रास्ता बना लिया कि इस पे जहाज चलेंगे बढ़िया, आराम से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अंतरिक्ष में उपग्रह का प्रक्षेपण, अंतरिक्ष में क्या कर दिया उन्होंने, उपग्रह लगा दिए। ठीक है, समय के साथ साथ मानव बेहतर तकनीक का विकास कर लेता है और पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा संभावनाओं को क्या करता है, जन्म देता है। ठीक है कि नहीं, प्रकृति अवसर प्रदान करती है, मानव उनका क्या करता है, उपयोग करता है। यानी कि अब क्या हुआ, पहले जमाने में लोग प्रकृति से क्या होते थे, डरते थे, लेकिन अब तो ये बोलते हैं प्रकृति क्या करेगी, कोई अवसर देगी। यानी कि अगर उसमें कोई चीज निकल आई, बहुत ज्यादा पानी बह रहा है, बहुत ज्यादा बारिश होगी, कोई दिक्कत नहीं है, बांध में इकट्ठा कर लेंगे, उससे बिजली बना लेंगे कि नहीं। तो इस तरीके से क्या है, मानव ने क्या है, प्रकृति को यूज करना सीख लिया। तो यहाँ पे ये लिखा है, ये वाली लाइन यही है, क्या लाइन है, प्रकृति अवसर प्रदान करती है, मानव उनका उपयोग करता है और धीरे धीरे प्रकृति का क्या हो जाता है, मानवीकरण हो जाता है। समझ में आ गया मानवीकरण का, तो सीधा सीधा मतलब ये है, प्रकृति को या फिर प्राकृतिक संसाधन है जैसे कि हवा है, मिट्टी है, ठीक है, खनिज है, उनको हम क्या करेंगे, तकनीक की सहायता से अपने अपने काम में ले लेंगे। तो आप समझ जाइए वहां पे क्या हो गया, प्रकृति का क्या हो गया, मानवीकरण हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे संभववाद की। ठीक है, तो संभववाद जो विचारधारा निकल के आई है, ये भी एक विचारधारा है, और ये विचारधारा निकल के कहां से आई है, तो आप याद रखना, ये आई है प्रकृति के मानवीकरण से निकल के आई है, प्रकृति के मानवीकरण से ये वाली विचारधारा निकल के आई है। ठीक है, याद रखना है, प्रकृति के मानवीकरण से विचारधारा निकल के आई है। अब कैसे निकल के आई है ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो, संभववाद एक विचारधारा है, इस विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति का स्वामी है। निश्चयवाद में क्या था, निश्चयवाद में प्रकृति जो था वो क्या थी, मालिक थी। यहाँ पे मानव क्या है, प्रकृति का कौन है, स्वामी है, मालिक है, और वह प्रकृति को जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं। जो मानव है, जो मनुष्य है, वो क्या कर सकता है, प्रकृति को जैसे चाहेगा वैसे इस्तेमाल करेगा, अर्थात प्रकृति पर मानव प्रयासों की सफलता ही क्या कहलाती है, संभववाद कहलाती है। समझ में आ गया संभववाद क्या है। ठीक है, तो जब मनुष्य प्रकृति से प्राप्त संसाधनों को अपने अनुसार क्या करने लगता है, इस्तेमाल करने लगता है। ठीक है, प्रकृति जो भी देती है उसको क्या है, एक संसाधन के रूप में चेंज कर लेता है, तो आप समझ जाइए वहां पे क्या है, संभववाद कहलाता है। ठीक है, अब संभववाद के जो जनक है, संभववाद की जो विचारधारा है वो किसने दी है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, डी ब्लास ने दी है। ठीक है, डी ब्लास ने संभववाद की परिभाषा दी है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है, संभववाद एक विचारधारा है, इस विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति का स्वामी है और वह प्रकृति जैसे चाहे वैसे क्या कर सकता है, उसको इस्तेमाल कर सकता है। ओवरऑल अगर हम एक लाइन में बात करें तो प्रकृति पर मानव प्रयासों की सफलता ही क्या कहलाती है, संभववाद कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मानव ने प्रकृति से प्राप्त संसाधनों को अपनी बुद्धि कौशल से अनेक संसाधनों में का विकास किया है कि नहीं। यानी कि मानव ने क्या किया, जो प्रकृति से जो प्राप्त संसाधन थे उनको क्या किया, अपनी बुद्धि और कौशल से किसमें, संसाधन में बदल दिया। ठीक है, मानव ने प्राकृतिक तत्वों को संभावित संसाधनों के रूप में बदला, अर्थात प्रकृति पर मानव प्रयासों की सफलता को क्या कहा जाता है, संभववाद कहा जाता है। वही बात बिल्कुल लिखी हुई है, तो संभववाद समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो प्रकृति पर मानव प्रयासों की जो सफलता है उसको ही क्या कहते हैं, संभववाद कहते हैं। अब हम बात करते हैं, अब देखो, अब आता है नवनिश्चयवाद, ये भी एक विचारधारा है। ये तीनों विचारधाराएं आपको याद करनी है। ठीक है, नवनिश्चयवाद, नवनिश्चयवाद क्या है ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो आपने देखा जो निश्चयवाद था उसके अंदर क्या था, उसके अंदर यह था कि जो प्रकृति है वो मालिक है और मानव क्या है, उसका दास है। संभववाद में क्या बोला, संभववाद में बोला है कि जो मानव है, जो मनुष्य है, वो मालिक है और प्रकृति क्या है, दास है। तो यहाँ पे जो एक और थे, एक और जो
भूगोल शास्त्री थे जिनका नाम था ग्रिफिथ टेलर। उन्होंने बोला कि ये दोनों को हटाओ, हम एक नई विचारधारा लेके आएंगे, ठीक है कि नहीं। उन्होंने एक नई विचारधारा दी, उसको क्या बोला गया, नवनिश्चयवाद बोला गया। अब नवनिश्चयवाद क्या है ये समझिए, ठीक है। तो देखो, इस विचारधारा के अनुसार मानव और प्रकृति दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। उन्होंने ये बोला ना तो मानव बड़ा है, ना तो मानव मालिक है, और ना ही प्रकृति मालिक है, दोनों एक दूसरे पे क्या है, निर्भर करते हैं। उन्होंने ये बोला, ठीक है। नवनिश्चयवाद समझ में आ गया आप लोगों को। नवनिश्चयवाद क्या है, संभववाद और दूसरा कौन सा था, निश्चयवाद, उनके बीच का रास्ता है कौन सा, नवनिश्चयवाद। इस विचारधारा के अनुसार मानव और प्रकृति दोनों एक दूसरे पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। इस विचारधारा के अनुसार न नितांत आवश्यकता की स्थिति निश्चयवाद है, ये बोल रहे हैं, ना तो प्रकृति दास है, प्रकृति मालिक है, और ना ही नितांत स्वतंत्रता की स्थिति संभववाद है, और ना ही संभववाद। अब देखो कैसे, इस बात को मैं आपको समझा रहा हूं। मान के चलो संभववाद पे के हम मनुष्य जो है वो क्या है, पृथ्वी के प्रकृति का क्या हो गया, मालिक बन गया। अब आपको पता है पेट्रोल कितने दिन निकलेगा, आप बताओ। जैसे मनुष्य ने पेट्रोल की खोज कर ली, अब वो क्या हो जाए, एक ना एक दिन अगर मनुष्य अगर उस पर रुकेगा नहीं ना, तो क्या हो जाएगा, पेट्रोल और डीजल एक दिन क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। खेती है, लोग शहर बसाते चलेंगे, नदी बांध बनाते चलेंगे, एक टाइम को जमीन भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी कि नहीं। तो ये बोल रहे हैं कि हर चीज का एक क्या होती है, एक सीमा होती है। तो नवनिश्चयवाद में यही समझाया गया है कि मानव क्या है, संभववाद की ओर तो बढ़ रहा है, लेकिन उसे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा, ठीक है, रुकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है, संसाधनों को बना तो रहा है, कहीं वो उसको लौट के नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा प्रकृति को। तो इस चीज को ध्यान रखना, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, इस विचारधारा को रुको और जाओ विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, रुको और जाओ की विचारधारा किसने दी थी, तो आपको याद रखना है, ग्रिफिथ टेलर ने दी थी, रुको और जाओ की। उसका मतलब क्या है, रुको का मतलब क्या है, जैसे अगर आप क्या कर रहे हो, मान के चलो आप खनन करते जा रहे हो, ठीक है, खनन मतलब समझ रहे हो ना, आप क्या कर रहे हो, सोना चांदी जो है निकालते जा रहे हो, निकालते जा रहे हो। अगर आप सोना चांदी निकालते जाओगे और आप रुकोगे नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, सोना चांदी खत्म हो जाएगा। तो पहले आपको रुकना पड़ेगा, वहां पे क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरा खनिज जो है वो खत्म हो जाए, ठीक है। अगर खत्म नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा है, तो आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अगर ऐसा लग रहा है खत्म होने की ओर, तो वहीं पर रुक जाओ। तो ये है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, रुको जाओ दिया गया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। अर्थात यहाँ पे यही बात लिखी है कि प्राकृतिक नियमों का पालन करके हम प्रकृति पर क्या कर सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हमें प्राकृतिक संसाधनों का एक सीमित मात्रा में ही क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। ये है नवनिश्चयवाद की पूरी बात, कि हमें क्या करना चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों को एक सीमित मात्रा में क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नवनिश्चयवाद। तो नवनिश्चयवाद, ठीक है, तो यह विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच का मार्ग है, ठीक है कि नहीं। और इसके जनक कौन है, तो याद रखना है, ग्रिफिथ टेलर है। यहां तक बात क्लियर हो गई है कि नहीं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको ये क्षेत्र उपक्षेत्र पढ़ लेने हैं, उपक्षेत्र जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ पे मानव भूगोल के क्षेत्र आपको क्षेत्र उपक्षेत्र जरूर पूछेगा, ठीक है। तो सामाजिक भूगोल है, ठीक है, सामाजिक भूगोल है, उसके उपक्षेत्र क्या क्या हैं ये समझ में आएंगे। तो देखो सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन से आएंगे, उसके अंतर्गत ये आएगा, ठीक है, व्यवहारिक भूगोल, व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण भूगोल, अवस्था का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, ये सामाजिक भूगोल। तो आपको उपक्षेत्र जरूर याद रखने हैं। ऐसे आएगा मानव भूगोल, ठीक है, सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र बताओ, या फिर नगरीय भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन से हैं, नगरीय अध्ययन और नियोजन किया जाता है, ठीक है। तो ये सब आपको क्या कर लेने, याद कर लें। उपक्षेत्र तो आप लोग याद कर ही लोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप इसी तरीके के और भी वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हर शाम को 7 बजे आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।